जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को सबसे पहले तोशाखाना के मुकदमे में जज हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाई थी। अब उस जज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। ये सामने आप देख सकते हैं, हम न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर और उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी। ये कुछ जमीनों के हवाले से है, उनकी खानदानी जो जायदादें हैं उनके हवाले से है, मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं और ये तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। हम न्यूज ने तफसीलन इसको रिपोर्ट किया। अब देखते हैं कि इस इंक्वायरी में क्या चीज सामने आती है। आपको याद होगा कि वो जब सारा मुकदमा चल रहा था उसमें जज हुमायूं दिलावर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। जिस तरीके से उन्होंने मुकदमा चलाया, जिस तेजी से उन्होंने मुकदमा चलाया, जिस तरह का उनका रवैया था, फिर सोशल मीडिया कुछ पोस्ट भी सामने आई जो मुबैना तौर पे कहा गया कि ये जज साहब की पोस्ट है, माजी में वो इमरान खान साहब या उनकी जमात के हवाले से क्या कुछ कहते रहे। ये सारे मुबैना तौर पे इल्जामात लगते रहे और बड़ा वो सारा वो आपको याद होगा कि मीडिया में भी कवर हुआ। और इवन के जब वो मुकदमे के बाद बरतानिया गए तो वहां पे वो जिस यूनिवर्सिटी में गए हुए थे वहां भी बाहर आके पाकिस्तानियों ने एहतजाज वगैरह किया, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागे, वो सब कुछ हमने देखा। अब ये इतला है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी खोल दी है। अब अगर इसमें कोई चीज सामने आती है तो हो सकता है कि मुकदमा आगे चले, अगर कोई चीज सामने नहीं आएगी तो ये इंक्वायरी खुद ही बंद हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि जी इमरान खान साहब नोकिया 3300 फोन इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ा सेफ फोन है, वो वहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का नाश्ता अभी भी किसी होटल से आ रहा है, उसको हर चीज जेल में मिल रही है। ये क्या शो करता है कि क्या ये लोग जो है यूगोस्लाविया में हुकूमत कर रहे हैं या ये जेल को यूगोस्लाविया में। इट शोज कि आपकी हुकूमत की कोई रिट नहीं है, उसमें जो कुछ मर्जी आ रहा है, मतलब कि वो बिल्कुल आजाद बैठे हुए। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वो बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में आप तनहा होते हैं तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं, ये तो तनहा नहीं है, बातें भी कर लेता है, मीडिया से भी बातें करता है और ये तो एक सेफ फोन भी इस्तेमाल करता है। और नोकिया 3300 ये सामने आप देख सकते हैं, ये है जनाब नोकिया 3300। ये उन पहले फोनों में से है जो मैंने खरीदा था और ये काफी अरसा पहले की बात है। फिर आपको याद होगा एक 3310 भी होता था। तो आई डोंट नो ये नोकिया 3300 कितना फ्री है। ये इस फोन की शक्ल और इसकी वो जो है ना वो है ही एक ऐसा कि मेरे ख्याल में ये तो बड़ा इंतहाई अनसेफ किस्म का फोन है। आई डोंट नो ये किस तरह सेफ होगा और इसमें क्या बात होती है। कोई होता ना कोई सैटेलाइट फोन है, कोई थोराया का फोन यूज कर रहे हैं या कोई इस किस्म का फोन यूज कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज थी। लेकिन ये फोन तो जो भी सिम के साथ इस्तेमाल होगा, वो लोकल जो भी नेटवर्क होगा उसके वो जहां पे वो सिग्नल्स वगैरह आते हैं, जो उसका टावर करीबी होता है, वो चीजें पता चल जाती हैं। पर एनीवे नोकिया 3300 जनाब ये ख्वाजा साहब ने कहा बड़ा सेफ फोन है। तो मेरे ख्याल में अगर आप में से भी कोई अगर सेफ फोन इस्तेमाल करना चाहता है तो ये नोकिया 3300, अभी भी नोकिया 3300 ना एज ए जिसे आप कह सकते हैं विंटेज फोन आपको मिल जाता है कुछ साइट्स के ऊपर, बाहर के मुल्कों की साइट्स के ऊपर। आई डोंट नो पाकिस्तान में कहां पे मिलता है, शायद एक ही हो जो खान साहब के पास हो। पर ये है जनाब ये नोकिया 3300, इसकी शक्ल आप देखें और फिर इस दावे को आप देखें और फिर जो दावा कर रहे हैं उनके क्या कहने उनके वो कर सकते हैं, हमें नहीं पता। ये तो क्या पता कभी कोई ऐसा सबूत सामने आ जाए, हुकूमत दिखा दे कि जनाब ये है नोकिया 3300 जो हमने वहां से पकड़ा है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि शंघाई तावन तंजीम जो है उसका सरबराही इजलास पाकिस्तान में होगा और चीनी वजीर आजम ने शिरकत की हामी भर ली है, वो आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी वजीर आजम तो शिरकत करेंगे और 14 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और भारत और रूस की जानिब से अभी तक पाकिस्तान को शिरकत की तस्दीक मौसूल नहीं हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत की तरफ से भी कोई बड़ी शख्सियत आए। तो आप देखते हैं कि जनाब इस सरबराही इजलास में कौन आता है भारत की तरफ से। एक अच्छी खबर एजुकेशन के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए, जनाब के पंजाब में जो वाइस चांसलर्स लगाने हैं यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेसर हजरात, अब ये बड़ा जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हो और उसको जांच पड़ताल करके एक यूनिवर्सिटी का चांसलर लगाया जाए ताकि लोगों को पता मतलब कि ये श्योरिटी हो कि ये जो प्रोफेसर है इसकी निगरानी में यूनिवर्सिटी में आला तालीम अच्छी दी जाएगी। तो एक कोई पढ़ा लिखा बोर्ड ग्रुप ऑफ पीपल या कोई बंदे ही जो है ना ये फैसला कर सकते हैं। तो
अब जो एक हौसला अफजा चीज है, जो खबर सामने आई है, सामने आप देख सकते हैं खबर, जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, वो जिनको हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, आपको पता है वो किताबें भी बहुत पढ़ती हैं, उसके अलावा वो जो है उन्होंने पता नहीं कुछ लिटरेचर में भी किया हुआ है, कुछ पॉलिटिकल साइंस में भी किया हुआ है, और वो काफी पढ़ी लिखी हैं। तो वो जनाब अब इंटरव्यूज कर रही हैं प्रोफेसर्स के। तो ये जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिला कि ये अच्छी बात है कि सीएम साहिबा जैसी पढ़ी लिखी शख्सियत जो है वो इंटरव्यूज कर रही है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि इन यूनिवर्सिटियों में जो है ना जो प्रोफेसर्स तैनात किए जाएंगे वो बेहतरीन होंगे, और वो जो प्रोफेसर्स हैं अब उनकी तैनाती हो या ना हो, एक बंदा जिसने सारी जिंदगी जो है रिसर्च की है, वो प्रोफेसर है, उसने कई आर्टिकल्स लिखे होंगे, कई रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, उसने कई रातें गुजारी होंगी कि जहां पे वो बैठ के सोचता होगा, किताबों को पढ़ता होगा, और जब वो सोने लगता होगा, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, कि जो ही वो सोने लगा उसको अचानक उसको ख्याल आएगा नहीं वो जो पहले मैं सोच रहा था वो वैसा नहीं था, वो वैसा था, वो दोबारा उठा होगा, उसने दोबारा उस कॉपी के अंदर या उस रजिस्टर के अंदर अपने ख्यालात लिखे होंगे, कोई फॉर्मूला लिखा होगा, कोई थ्योरी लिखी होगी, कोई एमफिल के पेपर के बारे में लिखा होगा, कोई अपनी पीएचडी के हवाले से कोई चीज लिखी होगी। मतलब महीनों और सालों उसकी ये मेहनत होगी। ये वो शख्स है जो इतना अरसा इस तरह पढ़ा उसने, इतनी मेहनत की। अब उसके लिए वो वाइस चांसलर लगे या ना लगे, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े एजाज की बात होगी कि मरियम नवाज साहिबा उसको इंटरव्यू करेंगी कि भाई तुम इस काबिल हो या नहीं हो कि तुम्हें हम चांसलर लगाएं। वो ना भी लगे तो मेरे ख्याल में वो इसी चीज के ऊपर वो बायस इत्मीनान होगी ये चीज उसके लिए कि कम से कम मरियम बीबी ने मेरा इंटरव्यू किया है। तो दिस इज गुड, एक अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, उमर अयूब साहब ने कहा है कि जनाब माफी तो हम किसी से नहीं मांगते, माफी सिर्फ हम अल्लाह ताला की जात से मांगते हैं। कल सारा दिन मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा। ये वही बात है जो हुकूमत वाले कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले माफी मांगे 9 मई के हवाले से। अगर किसी ने कोई गलती की और वो माफी मांग ले तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि जनाब ये गलती हमारे सर पे डाली जा रही है, इसमें जो सीसीटीवी की फुटेजेस हैं, जो दीगर सारी चीजें वो सामने लेके आए, अगर कोई हमारा बंदा शामिल है तो आप उसको जरूर सजा दें। लेकिन हुकूमत वाले दोस्त बजे दें कि जनाब पहले आप माफी मांगे, नहीं तो आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपसे ये नहीं होगा, आपसे वो नहीं होगा। लेकिन वो सारी चीजें भी चल रही हैं, मुज़ाकरात वगैरह भी थोड़े बहुत हुकूमत के और जो ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके माबैन कुछ हो रहे हैं, कुछ राब्ते हो रहे हैं। लेकिन जो है उमर अयूब साहब ने वो जो माफी वाली बात है उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जनाब माफी तो सिर्फ हम अल्लाह ताला की जात से मांगते हैं, ये सिर्फ हुकूमत वाले हमारे ऊपर मुबैना तौर पे झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, लिहाजा हम इसको ज्यादा वो जिसे आप कहते हैं कि तवज्जो नहीं दे रहे और इसके ऊपर ज्यादा हम वो जिसे कहते हैं कि पेन नहीं लेते और ना ही हम इसके ऊपर माफी मांगेंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, और जिसमें कहा गया कि जनाब बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में शिफ्ट होने से रोका जाए। गालिबन उस पटिशन के ऊपर कुछ एतराजात वगैरह लगाए गए अदालत की जानिब से भी कि अभी तक तो कोई ऐसी FIR नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो कैसे आपको इसके ऊपर रिलीफ दे दिया जाए। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में जा रहा है। अब ये वो चीज है जिसके हवाले से इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि जनाब अगला स्टेप इन्होंने ये लेना है कि मेरा मुकदमा फौजी अदालत में भेज देना है। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तजिए तबसरे भी कर रहे हैं। जब से जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी ऐसे शवाहिद हैं, ऐसी चीजें हैं, इमरान खान साहब को उनके साथ जोड़ा जा सकता है और हो सकता है कि वो जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ मुबैना तौर पर कोई गवाही भी दे दें। ये वो सारे सिनारियोज हैं जो मीडिया पे पेंट किए जाते हैं, जिन पे मीडिया पे बातचीत होती है। अभी तक जो भी तहकीकात हुई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, जो ऑफिशियल आया है फौज की तरफ से, जो एक एलामिया आया है, उसमें कहीं पे भी इमरान खान साहब का जिक्र नहीं है। उसमें कहीं पे भी इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में ले जाने का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही चीज है, दो चीजें, एक टॉप सिटी का है और दूसरा ये कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की रिटायरमेंट के बाद। किन चीजों पे खिलाफ वर्जी की, क्या खिलाफ वर्जी की, इस हवाले से भी चीजें क्लियर नहीं है। अगर उधर से कोई इलामिया आ जाए तो फिर तो शायद चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो जिसे आप कहते हैं ना प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इसके ऊपर वो अंदर की खबरें दे रहे हैं। अब क्या इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा या फौजी अदालत
नहीं चलेगा? ये बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कि कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्या मैं ये समझता हूं कि उनका मुकदमा फौजी अदालत में चल सकता है? मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हालात में इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चलाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, एक चीजें पहले जिस तरीके से चल रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट आई हुई है कि जो उनको सिविलियन अदालतों में सजाएं हुई वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई, और एक तरह से उनको जो गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, सियासी बुनियादों के ऊपर हिरासत में रखा हुआ है इमरान खान साहब को। तो ये वो सारी चीजें जो पहले ही डिस्कस हो रही हैं, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर बनने जा रहे हैं, मतलब ये चीजें भी डिस्कस हो रही हैं, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। तो एक ऐसे माहौल के अंदर जहां पे हुकूमत की जो अपनी साख और या अपनी उनकी ताकत इतनी है कि वो अगर बिजली के ऊपर सब्सिडी भी दें तो आईएमएफ नाराज हो जाता है। ये वो लोग हैं जो कहते थे मुल्क को गिरवी रख दिया, बेच दिया, तुम गद्दार हो, कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते थे आईएमएफ के हवाले से और वर्ल्ड बैंक के हवाले से। अब हालत ये है कि ये बिजली की कीमत भी ज्यादा नीचे करते हैं, आईएमएफ से पूछ के करते हैं, और बहुत सारे दीगर जो मामलात हैं उसमें भी पहले आईएमएफ से लगता है ऐसे कि एनओसी लेना पड़ता है। तो ऐसी हुकूमत जिसकी हालत ये है कि जनाब उसको आईएमएफ इस हद तक डिक्टेट करता हो, क्या उस हुकूमत के पास इतनी लेजिटिमेसी है कि वो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर को, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, ये इन दैट सेंस नहीं कि वो टिकटॉक पे बड़ा पॉपुलर है, वो जनाब बगैर इंतखाबी निशान के सबसे ज्यादा सीटें जीत के उसकी जमात आई हुई है कौमी असेंबली के अंदर, सबसे ज्यादा वोट उसको पड़ा है। अब इसके ऊपर कुछ लोग ये भी कहते हैं, अक्सर मैं देखता हूं तो दानिश्वर, वो होता ये है कि अगर कोई चीज होती है, हम हर चीज को अपनी अकल के मुताबिक असेस करने की कोशिश करते हैं। कोई भी दुनियावी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसको जब हम देखते हैं तो जितनी हमारी अकल होती है उसके मुताबिक हम उसका सेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या है, इसकी क्या वजह है। अब जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर भी आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें सुनते होंगे। अक्सर कहते हैं जी कल्ट फॉलोइंग है जी, वो जनाब फैन क्लब है ये। अब ये जो वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो बदनीति से कह रहे हों, उनकी जितनी मतलब कि जितना उनका दिमाग इजाजत देता है, जिस हद तक वो असेस कर सकते हैं, उस हद तक ये उनको ये लगता है। इसलिए कि बड़ी इजी एक है ना डेफिनेशन है कि वो कह दिया कि जनाब वो तो फैन फॉलोइंग है, वो तो कल्ट है। तो भाई फैन फॉलोइंग किसी और की भी हो जाए, कल्ट किसी और को भी हो जाए। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसके बहुत सारे उसके जिसे आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स हैं, उसकी डिफरेंट चीजें हैं जिनको सामने रख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के दो हिस्से हैं, एक इमरान खान साहब की जात और एक इमरान खान साहब के मुखालफीन। अगर इमरान खान साहब की जात का उसके अंदर मिसाल के तौर पे 50% हिस्सा है तो 50% उनके मुखालफीन का भी हिस्सा है। जिस किस्म की उनकी सियासत है, जो कुछ वो करते रहे हैं, और इन दोनों 50% से फिर जो बाकी मुल्क के 100% हैं, वो उनमें सारे लोग देखते हैं कि जनाब हम किधर खड़े हैं और हम कहां पे खड़े हैं, हमारे लिए कौन आवाज उठा सकता है, कौन हमारी बात कर सकता है। तो इन सारी चीजों को सामने रख के जो है लोग ये फैसला करते हैं कि जी कौन किसको हमें वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो इसको बड़े आमियाना अंदाज में कल्ट या फैन फॉलोइंग कह दिया जाता है, और फिर बड़ा वो जिसे कहते हैं ना मुंह के ऊपर ऐसे वो शक्ल ऐसे बना के ये बात करना कि जैसे मैं बड़ा अक्लमंद हूं, बड़ा मैं क्लेवर हूं, मैंने ये बात कर दी है, देखिए मैंने तो सारा कोड ही ब्रेक कर दिया, मैंने तो मसला ही हल कर दिया, पूरा जो फार्मूला है वो पेश कर दिया कि असल चीज क्या है। ये नहीं होता, इसमें थोड़ी सी चीजें गहरी हैं, थोड़ी सी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें ओवर द ईयर्स जिस किस्म की सियासत हुई, जिस किस्म की यहाँ पे गवर्नेंस हुई, आइन और कानून के साथ जो कुछ हुआ, हर चीज ने उसके अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाला, और उसके बाद जो है चीजें अब इस नहज पे हैं। अब आप ये देख लें कि हमें बताया जाता था कि भुट्टो बड़ा पॉपुलर है, बताते थे ना, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शेख मुजीब भुट्टो से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, पर भुट्टो भी पॉपुलर लीडर थे मगरबी पाकिस्तान में। इसके अलावा 90s में मियां साहब भी पॉपुलर थे, बीबी भी पॉपुलर थी, ठीक है। मियां साहब की गाड़ी के आगे लोग जो है भांगड़े डाल रहे होते थे, बीबी की जो है वो लैंड क्रूजर या प्राडो के आगे जो है फटे हुए कपड़ों के साथ, जनाब फटे हुए कपड़े, गरीब लोग जो है वो आगे जो है नाच रहे हों। अब आपको क्या आपकी अकल या शऊर ये मानता है कि एक गाड़ी जो करोड़ों की गाड़ी है उसके आगे एक ऐसा शख्स भांगड़े डाल रहा हो जिसको ये भी नहीं पता हो कि अगले वक्त की मुझे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो था उसको हम जयाला कहते थे, उसको हम मतवाला कहते थे, उसको हम वर्कर कहते
कहते थे, उसको कभी आपने सुना 90s में, 80s में, 70s में कभी कोई कल्ट की बात हुई? लेकिन अब ये कहा जाता है मुझे और आपको ये बताया जाता है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, जो फौरन डेली मेल के आर्टिकल का, जो फौरन गार्डियन के आर्टिकल का, जो फौरन किसी भी हुकूमती दावे का, जो फौरन फिक्शन में हिस्ट्री का पोस्टमार्टम कर देता है, गूगल पे जाके सर्च कर देता है, उसके हवाले से आपको मुझे बताया जाता है कि ये कल्ट है। पर आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जो एक बिरयानी की प्लेट के लिए सारा दिन जनाब गाड़ी के पराडों के आगे जो है बांगड़े डालता रहे, एक ऐसा शख्स जिसके घर की छत जो है वो रस रही हो, उसमें पानी आता हो बारिश का, उसके घर में बिजली ना हो, उसके बच्चे भूखे प्यासे हों, लेकिन वो उन खानदानों के आगे बांगड़े डाल रहा हो जिन खानदानों के, मेरे आई एम सॉरी टू से, कि उनके जो जानवरों की खुराक है वो भी इनकी 3 नस्लों की खुराक से बेहतर होगी, तो उनके आगे वो कह रहा हो कि ये लोग मेरे मसाइल का हल करेंगे। पर उसको कभी किसी ने कल्ट नहीं कहा, उसको हमेशा सियासी वर्कर के तौर पे पेश किया गया और बड़ा उसको एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि जी बड़ा बाशऊर सियासी वर्कर के तौर पे पेश किया गया। तो होता यह है कि जहां पे हमारी अपनी अकल जवाब दे जाती है वहां पे फिर हम इस तरह की वजाहतें ढूंढते हैं, वहां पे हम इस तरह की चीजें कहते हैं और फिर वो इसी किस्म के आर्गूमेंट होते हैं और ये मुख्तलिफ दुनिया में आपको नजर आते हैं। बाकी जो है पॉपुलिज्म जो है या पॉपुलिस्ट जो सियासत है वो भी होती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या ग्राउंड रियलिटीज हमें नजर नहीं आती कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है और किस चीज का रिएक्शन है और क्यों है। पर एनीवे जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारी चीजें तो चल रही हैं, क्या अब इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा? उस हवाले से तो ये पिटीशन आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सारे हालात के अंदर कि जहां पे हुकूमत की ये सियासी पोजीशन हो, हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में भेज सके। आई मे बी रॉन्ग, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।